नमस्कार दोस्तों, आइए चलो देखते हैं हम आज का अपना टॉपिक। तो आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा व संज्ञा के भेद। तो देखिए, संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, किताबों में भाव अधिकतर नहीं दिया होता है, किंतु भाववाचक संज्ञा भी हमारी होती है। इसलिए परिभाषा में हम भाव का जिक्र करना उचित मानते हैं। तो देखिए, संज्ञा के भेद क्या हैं। संज्ञा के भेद हैं मूल रूप से भेद हैं हमारे तीन। अर्थ के आधार पर भेद हैं हमारे 5। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर हमारे भेद हैं 3। तो देखिए दोस्तों, मूल रूप से हमारे संज्ञा के भेद हैं 3। कौन कौन से? नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 भाववाचक संज्ञा और नंबर 3 जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा। अब देखते हैं, अर्थ के आधार पर हमारे भेद होते हैं 5। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, भाववाचक और नंबर 3 जातिवाचक। नंबर 4 समूहवाचक और नंबर 5 द्रव्यवाचक। तो देखिए, जातिवाचक में से ही ये हमारी दोनों संज्ञाएं निकलती हैं, यानी कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक हमारे जातिवाचक के ही दोनों भाग होते हैं। अब बात करते हैं, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद होते हैं 3। नंबर 1 रूढ़, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग रूढ़। तो दोस्तों, किसी किताब में संज्ञा के 3 भेद लिख करके छोड़ दिया है, किसी किताब में 5 भेद बता करके छोड़ दिया है, लेकिन किसी में ये नहीं बताया कि किस आधार पर कितने भेद होते हैं। उनका आधार भी होना चाहिए। मान लो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं या कौन कौन से होते हैं, या आपसे पूछ लिया जाए कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो हमारी संज्ञा है वह किसके आधार पर है, तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ सकता है। तो संज्ञा, किसी भी टॉपिक को हम इतना आसान समझ करके न चलें। तो आज मैं आपको इतना डिटेल्स में पढ़ाने वाला हूँ, बहुत अधिक डिटेल्स में, जिससे आपका कोई भी सवाल इस चैप्टर से, संज्ञा के टॉपिक से गलत हो ही नहीं सकता।
तो देखिए, आते हैं अपने पहले टॉपिक पर, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मैं इसे साफ किए देता हूं, तो चलते हैं। हमारी संज्ञा आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? देखिए दोस्तों, व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात ये आती है कि हम विशेष किसे माने और अनविशेष किसे माने। भाई, कोई एक व्यक्ति है तो वो भी तो विशेष हो सकता है। मैं कहने लगूं कि नरेंद्र मोदी भाई एक विशेष आदमी है, किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा तो है। लेकिन मैं कहने लगूं प्रधानमंत्री, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हम किसे विशेष माने और किसे अनविशेष माने, इसका भेद कैसे किया जाए? तो परिभाषा ऐसी होनी चाहिए कि सबके समझ में आ जाए और कोई गलती भी ना हो। अब मैं आपसे पूछने लगूं कि पृथ्वी क्या है? तो पृथ्वी विशेष है या नहीं है? सोमवार क्या है? विशेष है या नहीं है? हम कैसे पता चलाएं कि कौन सी चीज़ विशेष है हमारे लिए और कौन सी चीज़ विशेष नहीं है? तो देखिए, सिंपल सी बहुत अच्छी परिभाषा व्यक्तिवाचक की ये है कि किसी एक व्यक्ति, एक स्थान या एक वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि चाहे व्यक्ति हो, चाहे आपका स्थान हो, चाहे वो वस्तु हो, यदि वो सिंगल है, एक है, तो व्यक्तिवाचक है। यदि वो दो भी हो जाती हैं तो वो समूह में चली जाती हैं, या दो से अधिक हो जाती हैं तो वो जातिवाचक में चली जाती हैं या समूहवाचक में चली जाती हैं। तो कहने का मतलब, एक वस्तु, एक व्यक्ति या एक स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो और डिटेल्स में जानते हैं। देखिए, इससे भी अधिक डिटेल्स में मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम है राम, मोहन, राकेश आदि। किसी भी व्यक्ति का यदि कोई नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नंबर 2, नदियों के नाम। किसी भी नदी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक है। जैसे गंगा, यमुना, नील, किसी भी नदी का नाम है तो वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नगर या गांवों के नाम। किसी भी नगर का नाम हो या गांव का नाम हो, वो हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हापुड़, दिल्ली, गोवा आदि।
नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए नंबर 4, सड़क या दुकान या प्रकाशनों के नाम। सड़क, दुकान या प्रकाशनों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे सड़क हो गई गांधी रोड, जीटी रोड, या किरण प्रकाशन, या हमारी दुकान का नाम हो जैसे पनीर शॉप, पनीर शॉप। आगे बढ़ते हैं। नंबर 5, देशों व राज्यों के नाम। देशों व राज्यों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे भारत, श्रीलंका, नेपाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि। नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 पर आते पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम हमारे व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे रामायण, गीतांजलि, गोदान आदि। पुस्तकों के नाम हमारे हो गए। अब आते हैं नंबर 7, त्योहारों के नाम। त्योहारों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे होली, दीपावली, बैसाखी आदि। जितने भी हमारे त्योहारों के नाम होंगे वो सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होंगे। आगे चलते हैं। ग्रहों के नाम। ग्रहों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक होते हैं। जैसे मंगल, बुध, पृथ्वी आदि। इसके बाद महीनों के नाम। महीनों के नाम ये भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे जनवरी, मार्च, अप्रैल आदि। नंबर 10, दिनों के नाम। दिनों के नाम भी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाते हैं। जैसे सोमवार, मंगलवार,
बुधवार आदि, ये हमारे सब। तो देखिए, मेरा आपसे बस इतना कहना है कि जिस भी टॉपिक को पढ़ें ऐसा पढ़ें कि यदि उस टॉपिक में से कोई सवाल निकल कर आ जाता है या आयोग बूझ लेता है तो हमें ये दुख ना हो कि हमने टॉपिक पढ़ा भी और पढ़ने के बावजूद भी हमारा सवाल गलत हो गया। देखिए, आपने सुना होगा कि अधूरा ज्ञान ना होने से ज़्यादा खतरनाक होता है। मान लो आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं और नेगेटिव मार्किंग एग्ज़ाम में लागू है और कोई सवाल आपको आ जाता है, उस सवाल का आंसर आपसे नहीं आता तो आप उस सवाल को छोड़ देंगे। लेकिन यदि आपने कोई टॉपिक पढ़ा है और आपने सही से वो टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप उस सवाल को करके आएंगे और आपका अधूरा ज्ञान होने के कारण वो सवाल आपको नेगेटिव मार्क दे करके जाएगा। तो मेरा कहना है कि अधूरा ज्ञान ना होने से ज़्यादा खतरनाक होता है। तो दोस्तों, यदि आप कोई चीज़ डिटेल्स में यूपीएससी लेवल से पढ़ना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ छोटे छोटे एग्ज़ाम आप बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। आपका कोई भी सवाल गलत नहीं हो सकता, ये मेरा वादा है। तो चलिए, इससे भी अधिक आपको जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा को इससे भी अधिक डिटेल्स में मैं आपको पढ़ाने के लिए आ रहा हूँ अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।